की आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे नए साल में दूसरी बार एक दिन में 2 बड़ी गुड न्यूज। आज से शुरू हो रहा है कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन और अगले 4 से 5 दिन में शुरू होने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। इसके अलावा किसान आंदोलन से लेकर बंगाल की सियासत की सुर्खियां भी होंगी। जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उसका इंतजार खत्म हुआ। वो वैक्सीन है ब्रिटेन के सहयोग से भारत में बनी कोविशील्ड। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने कोरोना को किल करने वाले वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है। एक्सपर्ट कमेटी से कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से हरी झंडी मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि DCGI की सहमति के बाद 6 जनवरी से कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा सकती है। किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने के लिए 5 चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली, एफिकेसी यानी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। दूसरा, सेफ्टी। तीसरा, अफोर्डेबिलिटी यानी क्या आम आदमी वैक्सीन को आसानी से खरीद सकता है। चौथा, अवेलेबिलिटी यानी वैक्सीन लोगों को मुहैया हो पाएगी। और 5वीं, ट्रांसपोर्टेबिलिटी। कोविशील्ड इन 5 पैमानों पर खरी उतरी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कल ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड के अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और फाइजर बायोटेक की वैक्सीन की प्रेजेंटेशन को भी देखा। अब आपको बता दें कि वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या है। इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है तीसरे चरण के डेटा के अध्ययन और विश्लेषण से पहले ही वैक्सीन के लिए सरकार से इजाजत मांगना। इमरजेंसी अप्रूवल में कुछ शर्तों के साथ ही सरकार मंजूरी दे सकती है, जैसे इमरजेंसी वैक्सीनेशन का एक निश्चित समय तय किया जा सकता है। इसके अलावा भी इमरजेंसी अप्रूवल सिर्फ कुछ स्पेशल ग्रुप्स को ही वैक्सीनेशन की इजाजत देता है। भारत के लिए कोविशील्ड इसलिए भी बेहतर है क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना के मुकाबले काफी सस्ती है और इसका रखरखाव भी बेहद आसान है। साल 2021 के पहले दिन ही देश को कोरोना की पहली वैक्सीन मिल गई। हालांकि अभी से भारत के ड्रग कंट्रोलर की मंजूरी बाकी है, लेकिन जनवरी के दूसरे हफ्ते से वैक्सीन लगने की उम्मीद पूरी है। देश की 135 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को नए कोरोना वायरस से बचाने वाली वैक्सीन देने के अभियान का एक्शन शुरू हो रहा है। पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। इस दौरान सभी 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगाने का रिहर्सल किया जाएगा। हर राज्य की राजधानी में ड्राई रन किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा अन्य बड़े शहरों में भी ड्राई रन होगा। कुछ राज्य अपने यहाँ के दूर दराज के इलाकों में भी ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन के दौरान 3 सेशन होंगे। हर सेशन में वो 25 मेडिकल वर्कर्स शामिल होंगे जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगेगी। भारत में कोविड-19 का टीकाकरण अभियान कितना व्यापक है, उसे कुछ आंकड़ों से समझिए। अगले 3 महीने में 30 करोड़ लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन की डबल डोज दी जाएगी। इसके लिए वैक्सीन की 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी। ये टीकाकरण अभियान देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 719 जिलों में होगा। इसके लिए लगभग 96,000 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीनेशन के काम में 75 लाख हेल्थ वर्कर लगाए जाएंगे। इसके लिए एक खास डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन तैयार किया गया है। अभी ये कोविन टेक्नोलॉजी में इसको मान लीजिए कि 100 गुना और एम्पलीफाई किया है और इसमें हमारी उम्मीद है कि आने वाले 3 महीनों में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे और उसके बाद और भी लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन के ड्राई रन की तैयारियों की समीक्षा की।
दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए 7 बड़े कदम उठाने की जरूरत होगी। सबसे पहले जरूरी है वैक्सीन का प्रोडक्शन, फिर जरूरी है वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज का प्रोडक्शन, वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना भी जरूरी है। इसके साथ ही वैक्सीन ले जाने के लिए पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर्स की व्यवस्था करनी होगी। इन सब के बीच वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग भी देनी होगी और सबसे जरूरी है जनता के बीच वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाना। सरकार ने कोविड वैक्सीन लगाने की एडवांस तैयारी करते हुए 100 करोड़ से ज्यादा सिरिंज के निर्माण का टारगेट रखा है। इस वक्त हर घंटे लगभग 1 लाख सिरिंज बनाई जा रही हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से एक चेतावनी आई है। समाधान नहीं निकला तो किसान संगठन देश भर में अब विरोध मार्च निकालेंगे। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। योगेंद्र यादव का ये बयान किसान आंदोलन के अगले रुख का सख्त संकेत है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे ने आगे की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। मोर्चा की रिव्यू मीटिंग में तय हुआ है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान भी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली भी होगी। यही नहीं, किसान नेताओं ने सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि इस आंदोलन को शाहीन बाग का धरना न समझा जाए, वरना किसानों का सब्र जवाब दे सकता है। इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को। इससे पहले सरकार ने किसान नेताओं की 4 में से 2 मांगे मान ली थी। तब किसानों ने सरकार के रुख का स्वागत किया था, लेकिन अभी संकेत कुछ और मिल रहे हैं। ये संकेत ऐसे हैं जिसे लेकर खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आश्वस्त नहीं। 4 जनवरी की बैठक में क्या नतीजा निकलेगा, एकदम से अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी फैसला होगा देश के और किसान संगठनों के भले के लिए होगा। हालांकि कृषि मंत्री ने उम्मीद जताई कि 4 जनवरी को वाकई अच्छी खबर आएगी और ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे किसानों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर हैं, इसका एक और सबूत आया है। मॉर्निंग कंसल्ट नाम के एक सर्वे में ये कहा गया है कि मोदी दुनिया के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। नेताओं की उनके टेन्योर में स्वीकृति पर नजर रखने वाली डेटा फर्म मॉनिटरिंग कंसल्ट के मुताबिक मोदी 55% स्वीकृति के साथ वर्ल्ड लीडर्स में टॉप पर हैं। 75% लोगों ने मोदी का समर्थन किया, जबकि 20% ने उन्हें कबूल नहीं किया, जिससे मोदी के अप्रूवल की रेटिंग 55 रही, जो दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं में सबसे ज्यादा है। मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक 1 जनवरी 2020 को मोदी की औसत अप्रूवल रेटिंग 59 थी, जबकि 22 दिसंबर 2020 तक ये आंकड़ा 55 तक पहुंच गया था। यानी नंबर्स में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी, मगर मोदी की लोकप्रियता कायम रही। इसी पैमाने पर 1 जनवरी 2020 को मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को 41 पॉइंट मिले थे, जो 22 दिसंबर 2020 आते आते 29 पॉइंट पर जा खिसके। मोदी की तुलना में ये कहीं ज्यादा गिरावट थी। ब्राजील के राष्ट्रपति को शुरुआत में 7 की औसत से अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जो 22 दिसंबर को आते आते -3 तक पहुंच गई। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते 29 से 16 पर जा खिसके। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 3 से -18 पॉइंट पर जा पहुंचे।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की औसत अप्रूवल रेटिंग -37 से शुरू हुई और -25 पर खत्म हुई। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखा जाना और लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बीजेपी की मांग ने जनता में मोदी के अप्रूवल को और अधिक सशक्त बनाया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान फिर सुर्खियों में आ गया है। मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म से निकली। हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा उसको, वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी बिफर गए हैं। उन्हें आरएसएस प्रमुख के ये बयान मुसलमानों के खिलाफ लग रहे हैं। भागवत ने गांधी जी के भाषणों का, गांधी जी के लेखों का उदाहरण देकर यह बताने की कोशिश की कि गांधी की देशभक्ति के भाव में उनके धर्म का बड़ा योगदान था, लेकिन ओवैसी ने इस बयान को तिल का तार बना दिया और ट्वीट कर लिखा, क्या भागवत जवाब देंगे? गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहना है? नल्ली नरसंहार, 1984 सिख विरोधी दंगे और 2002 गुजरात नरसंहार के जिम्मेदार लोगों के लिए क्या कहना है? ओवैसी ने फिर मुस्लिम कार्ड खेला। एक के बाद एक 2 ट्वीट्स किए। दूसरे ट्वीट में लिखा, एक धर्म के अनुयायियों को अपने आप देशभक्ति का प्रमाण जारी किया जा रहा है, जबकि दूसरे को अपनी पूरी जिंदगी ये साबित करने में बितानी पड़ती है कि उसे यहाँ रहने और खुद को भारतीय कहलाने का अधिकार है। भागवत ने दिल्ली में महात्मा गांधी पर लिखी जिस किताब का विमोचन किया, उसमें गांधी के हिंदू देशभक्त के तौर पर उभरने की कहानी बताई गई है और ये बात यहीं थमने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके छोटे भाई ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। साल 2021 की शुरुआत टीएमसी के लिए बुरी खबर लेकर आई। कुछ दिन पहले टीएमसी में नंबर 2 का स्थान रखने वाले शुभेंदु अधिकारी ने ममता का साथ छोड़ा और अब नए साल के पहले दिन शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। खुद शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में उनके भाई सोमेंदु ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सोमेंदु अधिकारी के साथ उनके करीब 5000 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं 15 पार्षदों ने बंगाल में कमल खिलाने का वादा किया। बीजेपी ज्वाइन करते ही सोमेंदु ने टीएमसी पर हमले शुरू कर दिए। आज अगर ज्वाइनिंग के बाद बोला जाए तो 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मतलब अभी आप बोल सकते हैं वो तो अभी बढ़ना है, वो तो 20 में नहीं रुकेगी, वो तो 50 के पार जाना है इसको। अब की बार 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे। बीजेपी बंगाल में हिंदुत्व का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के नेता ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, तो शुभेंदु अधिकारी ने भी हिंदुत्व की बात की और ममता को घेरने की कोशिश की। আমি শুভেন্দু অধিকারী ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলে সনাতন ধর্ম মানি। আমি শুভেন্দু অধিকারী যতদিন জনপ্রতিনিধি ছিলাম, রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, আমার সেবা আমার কর্ম সবটাই মানব ধর্ম। दरअसल शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होते ही टीएमसी ने सोमेंदु अधिकारी को कोंटाई नगरपालिका परिषद के एडमिनिस्ट्रेटर के पद से हटा दिया था। तब से ही सोमेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी कई बार ममता सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को अपनी हिंसा वाली पहचान जल्द बदलनी चाहिए। हमारे यहाँ हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा। पंचायत चुनाव की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो सब आपके सामने है। 2019 भी सामने है, 2016 भी है, 11 भी है। क्या पूरे देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव की ये पहचान नहीं बन गई? सुन लिया आपने, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल चिंतित हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में हिंसा की आशंका है, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि राज्य को अपनी हिंसा वाली पहचान बदलने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसमें अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए टीएमसी पूरा जोर लगाए हुए है। तो वहीं पहली बार प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीजेपी भी जमकर तैयारी कर रही है। पहले शुभेंदु अधिकारी और कल उनके भाई सोमेंदु अधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की। ऐसे वक्त बीजेपी में गए जब टीएमसी अपना फाउंडेशन डे मना रही है।
ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का कल 23वां फाउंडेशन डे था। ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, तृणमूल कांग्रेस 23 साल की हो गई है। हमारा सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। टीएमसी के स्थापना दिवस पर मैं मां मानुष माटी और अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती हूं, जो हर दिन बंगाल को बेहतर बनाने के लिए हमारा साथ देते हैं। आने वाले समय में तृणमूल परिवार अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा। टीएमसी अपने स्थापना के बाद से सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। टीएमसी को 2019 और 2020 में कई झटके सहने पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी ने बंगाल की 18 सीटें जीत ली। 2020 में टीएमसी के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और रही सही कसर नए साल के पहले ही दिन शुभेंदु अधिकारी के भाई सौम्येंदु अधिकारी ने पूरी कर दी। दुनिया भर में कोरोना के लिए जिम्मेदार चीन अभी भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। चीन ने कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार गुफाओं की रिसर्च पर रोक लगाई है। अब नए साल पर खुलकर जश्न भी मना रहा है। ऐसे वक्त में जब यूरोप से लेकर अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में नए साल पर सन्नाटा पसरा रहा, चीन में नए साल का जश्न चरम पर दिखा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कोरोना जैसे खतरनाक वायरस के संकट में पड़ गई। चीन उसका कोई सुराग अपनी सीमाओं से बाहर नहीं आने देना चाहता। दुनिया मानती है कि कोरोना वायरस चीनी गुफाओं में पाए जाने वाले चमगादड़ों से वुहान के मीट मार्केट तक आया और यहीं से पहले चीन और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला। इसकी स्टडी चीन की गुफाओं में चल रही थी, लेकिन चीन ने गुफाओं में चल रही रिसर्च और चमगादड़ों की स्टडी पर पूरी तरह रोक लगा दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मध्यस्थता के बाद चीन कोरोना को लेकर चल रही रिसर्च में हर तरह का सहयोग देने का वादा किया था, लेकिन चीन ने वुहान की गुफाओं में चमगादड़ों पर रिसर्च कर रही टीम का पूरा रिसर्च डेटा जब्त कर लिया है। इससे पहले भी चीन पर कोरोना वायरस पर रिसर्च करने वाले अपने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों की प्रताड़ना से लेकर वायरस के फैलाव के आंकड़े छिपाने के आरोप लग चुके हैं। कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ने की संभावना और बढ़ गई है। घने कोहरे के बीच आंख खोलती दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग का ये नया अलर्ट परेशानी बढ़ाने वाला है। पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप पहले से ही था। अब पंजाब हरियाणा से लगे इलाकों में बारिश और ओले के पूर्वानुमान से ठंड और प्रचंड होने वाली है। 2 से 5 जनवरी तक बारिश और ओले के साथ ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मुताबिक गरज चमक के साथ हल्की फुल्की से लेकर मध्यम बारिश और कई इलाकों में ओले पड़ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में कोहरे के साथ बारिश, पंजाब में कोहरे के साथ गरज चमक के साथ बारिश, राजस्थान में पूर्वी हिस्से में बारिश के साथ ओले और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश के साथ ओले पड़ सकते हैं। दिल्ली से लगने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर 5 जनवरी तक जारी रहेगी। मौसम के इस पूरे बिगड़ते चक्र से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी राजधानी दिल्ली। और कुछ ताज़ा तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दिल्ली एनसीआर की, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हल्की बारिश हुई है दिल्ली में और एनसीआर के इलाकों में और इस बारिश ने सर्दी को और बढ़ा दिया है। सुबह से ही कोहरा था दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में और अब ये हल्की बारिश, और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अगले कुछ दिन दिल्ली में और सर्द होने वाले हैं। आप देखिए हेडलैम्प्स जलाकर ज़्यादातर गाड़ियाँ चल रही हैं। मौसम खुशगवार तो है लेकिन सर्दी बढ़ रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए कहां हुआ नए साल के जश्न में 19 साल की एक लड़की का मर्डर।